तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है वेस्टर्न रेलवे से, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो बोरीवली और विरार के बीच में और 2 एडिशनल लाइंस का काम करेंगे। और ये सिस्टम की वजह से होगा ये कि जो सबर्बन रेलवे सिस्टम है मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन का, वो सेग्रीगेट हो जाएगा पूरी तरीके से मेन लाइन या लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन से। अभी दोस्तों वैसे ये प्रपोजल है और इन्होंने कहा है कि जो मानसून सीजन है उसके बाद में इसके ऊपर जो मेन काम है वो शुरू होगा। करेंटली अगर इस प्लान के बारे में बात करें तो अराउंड 50 स्ट्रक्चर्स इस रूट में आते हैं जिनको डेमोलिश करना पड़ेगा। वसई और भाईंदर क्रीज के आसपास में कुछ मैंग्रोव कटिंग भी होगी, कुछ पुरानी ऑफिस बिल्डिंग्स और स्टाफ क्वार्टर्स का डिसमेंटलिंग भी होगा, लेकिन जितने हो सके उतने क्वार्टर्स को और जो भी स्ट्रक्चर्स है उनको सैल्वेज करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, ऐसा वेस्टर्न रेलवेज ने कहा है। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ होती है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर वहाँ पे मुंबई डिवीजन के अंदर हमें कंजेशन जो आता है ट्रेन के अंदर वो थोड़ा कम होते हुए देखने मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एक ऐसी खबर से रिलेटेड जिसके बारे में अब तक कभी सभी ने सुन ही लिया होगा, और वो है देश ने लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर्स के इंपोर्ट पे। तो इमीडिएट इफेक्ट्स पे ये लगाया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बेसिकली ये कहा गया है कि यहाँ पर इंपोर्ट्स पूरी तरीके से बैन नहीं है, लेकिन एक वैलिड इंपोर्ट्स लाइसेंस के साथ में रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स में ही ये चीज़ें जो है अलाउ की जाएगी भारत के अंदर। तो यहाँ पर जो सर्वर्स होंगे HSN 18741 कैटेगरी के, इनको तो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन बाकी चीज़ें इतनी ये नहीं है। अब ये क्यों किया गया है, सारे लोग बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया के अंदर ये चीज़ की गई, जो कुछ हद तक सही है। रिसेंटली 17,000 करोड़ की PLI स्कीम अनाउंस की गई थी IT हार्डवेयर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, और यहाँ पे अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म कंप्यूटर्स की भी बात की गई थी, जिसकी वजह से जो बहुत सारी कंपनीज अभी देश के अंदर ही कंप्यूटर्स नहीं बनाती वो जो है यहाँ पर थोड़ी फंसने देखती है। अब वैसे दोस्तों लैपटॉप्स वगैरह की अगर बात करें तो देश में कई लैपटॉप्स ऐसे हैं जो भारत के अंदर असेंबल होते हैं और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है पूरे मेड कंप्यूटर्स पे लागू नहीं होता। तो यहाँ पर होपफुली इसके वजह से हमें देश के अंदर जो पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर की सप्लाई चेन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जम्मू एयरपोर्ट के सेंसिटिव एरिया से रिलेटेड। यहाँ पर एक मेजर एक्सपांशन किया जाने वाला है जिसका जैसे जम्मू 4.5 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम की कैपेसिटी तक काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर टेंडर्स इन्वाइट हो गए हैं 523 करोड़ रुपीस की इस प्रोजेक्ट के लिए, और एक ब्लूप्रिंट जो मिला है उसके हिसाब से एक वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी, जहाँ पर एनहांस पैसेंजर कंफर्ट बनेगा, एनहांस पैसेंजर कंफर्ट रहेगा, एक एलिवेटेड रोड होगा जो कि डिपार्चर अराइवल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ें सेपरेट लेवल पे होगी। इसके अलावा जो जम्मू का कल्चर है उसको यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाएगी, और ये इंडिया पाकिस्तान के जो LOC है उससे सिर्फ 14 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक एयरपोर्ट होगा, यानी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी होगी इस एयरपोर्ट की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट फॉक्सकॉन से रिलेटेड, जिन्होंने एक और LOI साइन किया है या लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के साथ में, जिसके अंतर्गत ये 5,000 करोड़ रुपीस स्टेट में इन्वेस्ट करेंगी, जिसके कारण 13,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। और यहाँ पर जो US बेस्ड अप्लाइड मटेरियल्स के साथ में एक पार्टनरशिप की थी फॉक्सकॉन ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए ये बातें यहाँ पर फाइनलाइज की गई है। तो जो चेयरमैन है फॉक्सकॉन के याओलिंग, वो वैसे करेंटली इंडिया में ही है, उनके द्वारा ये उनके प्रेजेंस में ये काम किया गया, और इसके वजह से एक चीज़ समझ में आ रही है। फॉक्सकॉन की बात करें तो हर दूसरे हफ्ते में हमें कोई ना कोई खबर मिलती रहती है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ ऐसी वाली। तो फॉक्सकॉन बहुत बड़े लेवल पे अपने ऑपरेशंस इंडिया में ही आगे जाके करना चाहता है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कर्नाटका गवर्नमेंट से और US बेस्ड इंटरनेशनल बैटरी कंपनी IBC से रिलेटेड, जिन्होंने अगस्त 1 को एक MOU साइन किया है इस स्टेट के अंदर एक रिसाइक्लेबल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने के लिए, और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट वो लेंगे इस कंपनी से होगा 8,000 करोड़ रुपीस का। तो बेंगलुरु के पास में 100 एकड़ का लैंड पार्सल इनको दिया जाएगा जो कि वेंकटेश वल्लूरी के पास में होगा। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है IBC इंडिया लिमिटेड के, उनके द्वारा कहा गया है कि टेस्ट पायलट बेसिस पे पहले ये काम शुरू करेंगे। इनका वैसे पायलट प्लांट कोरिया में काम करता है। यहाँ पर बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरीज आज की डेट में ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होती है, उनके रिसाइकलिंग को यूज करते हुए यहाँ पर बैटरीज बनाने का काम होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है केरला से, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो रीडेवलपमेंट करेंगे ममनूर एयरपोर्ट का। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने प्रपोजल सामने रखे हैं एडिशनल लैंड एक्वायर करने के लिए, ताकि एक नई कंस्ट्रक्शन की जा सके एक टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग रनवे है उसका एक्सपांशन किया जा सके। यहाँ पर करेंटली एयरपोर्ट 696 एकर्स ऑफ लैंड में बसा हुआ है जो AAI के पोजीशन में है, और इसके रीडेवलपमेंट के बाद में टोटल लैंड एरिया इस एयरपोर्ट का हो जाएगा 949 एकर्स का, जिसकी वजह से 253 एकर्स ऑफ एडिशनल लैंड की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। बढ़ते कैपेसिटी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर से या उड़ीसा से, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि यूथ को एम्पावर
कवर करने के लिए और आने वाले ज़माने के मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से अडॉप्ट करने के लिए वो यहाँ पर एक नया स्किल्ड सेंटर बनाना चाहते हैं, जहाँ पर वर्चुअल रियलिटी लेबोरेटरी अनवील की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये ITI के अंतर्गत है, जो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। आप जानते हो उड़ीसा में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो ही रहे हैं, सारे मॉडर्न डेवलपमेंट्स ज़माने के स्किल्स को यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी वर्चुअल रियलिटी लैब इंक्लूडेड की गई है। तो दोस्तों ये एक सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर वर्चुअल रियलिटी के बारे में समझते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो VR के अंदर, जो रियल लाइफ में कर पाना बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो VR के जरिए यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रियलिटी सिमुलेशंस, ये सब चीज़ें पढ़ाने का काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है चेन्नई मेट्रो से, जिसकी राइडरशिप बढ़ गई है 82.53 लाख पैसेंजर्स की जुलाई के महीने में, जिसकी वजह से अभी तक का ये हाईएस्ट सिंगल डे रिकॉर्ड बना है। तो ये सिंगल डे नहीं है, मंथली बोला मैंने। हाईएस्ट सिंगल डे रिकॉर्ड 3,08,495 लोगों का है। और इसके कारण जो है धीरे धीरे और अभी नीड समझ में आ रही है ज़्यादा मेट्रो रिक्स को मंगवाने के लिए। यहाँ पर वैसे दोस्तों एक जो ऑफिसर्स है उन्होंने कहा है कि मेट्रो रिक्स वैसे ऑर्डर करने का काम यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पर बुकिंग के लिए चीज़ें की जा रही है। और वैसे वेंसडे को ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 28 नए 6 कोच ट्रेन को खरीदने का डिसीजन लिया था। तो चेन्नई मेट्रो जो पर्पस के लिए इसको बनाया गया वो अच्छे से सर्व कर रही है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो ऋतिक कनोडिया पूछते हैं, व्हाई आर देयर अ न्यू थर्मल पावर प्लांट पावर्ड बाय कोल still being built by the government when it can be substituted by renewable energy sources? Isn't it waste of money because it has to be decommissioned at some point of time because of India's net zero policy? तो देखो यार, नेट जीरो को लोग ऐसा समझते कि पूरी तरीके से कार्बन फ्री हो जाना मतलब नेट जीरो है। लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाओगे तो नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हो, ऑलमोस्ट उतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप ऐसे बोल सकते हो कि अंदर ले रहे हो या फिर आप उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हो। इसलिए नेट बोला जाता है, कार्बन जीरो पॉलिसी नहीं बोलते, नेट जीरो कार्बन पॉलिसी बोलते हैं। अब थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो देखो अभी करेंटली चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो गए हो, हम 100% रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते कोल बेस्ड पावर प्लांट्स का। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने को बहुत इशू है, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन से लेके टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन से लेके यहाँ के एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट और कोर्ट्स वगैरह जैसी कई रीजन है जिसकी वजह से न्यूक्लियर यहाँ पर बनाना डिफिकल्ट है, टाइम लगता है उनको बनाने। थर्मल पावर प्लांट्स चीप है, ईजी है। अब रिन्यूएबल के साथ में इशू ये है कि विंड, सोलर, ये सब प्लांट्स जो है ये दिन में तो सही परफॉर्म करते हैं, वेदर में भी तो सही परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो पीक लोड और बेस लोड वाला इशू आता है, अगर आप थोड़ा इलेक्ट्रिक ग्रिड को समझते हो तो वो जब होता है तब सोलर एनर्जी या जो विंड एनर्जी है वो काम नहीं कर पाती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीज़न आता है गर्मी का, उस समय पर जो सोलर है वो रात को ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है कि हम उस सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट की कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। जबकि कोल पावर प्लांट में या हाइड्रो इलेक्ट्रिक में ये इशू नहीं होता है। आप वहाँ पे बस प्रोडक्शन बना दो, बॉयलर एक और नया बना दो, आप वहाँ पे ज़्यादा टर्बाइन शुरू कर दो, आप ज़्यादा कोल जलाओ, आप जो है अपने डिमांड के हिसाब से बिजली को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सेम गोस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो अभी करेंटली अवेलेबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स है। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो बनाई भी थी कि किस तरीके से हम हमारे पूरे के पूरे ग्रिड को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ एक मैक्सिमम हिस्सा दे सकते हैं। और इंडिया के बढ़ते एनर्जी डिमांड के साथ में एक बैलेंस होना ज़रूरी है कि कितना हम रिन्यूएबल रख सकते हैं और कितना हमें ट्रेडिशनल मेथड्स रखने पड़ेंगे, ताकि हम कंट्रोल कर पाए बिजली कब कैसे लोड के हिसाब से बनानी है नहीं बनानी है। और इस कंट्रोलिंग वाले पार्ट के अंदर जैसे जैसे ग्रोथ आ रही है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड तो बढ़ी रही है बिजली की, तो वहाँ पर कोल पावर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो अगले 30-40 साल के लिए भी पड़ेगी तो भी उनको अभी बनाना ज़रूरी है। अगर ऐसे कोई मेथड्स आ जाते हैं, जैसे गैस पावर प्लांट्स के बारे में भी इंडिया में बात हो रही है, हमारे पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो बन रहे हैं, ऐसे नहीं कि दुनिया की तेज़ी से बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं। उसके साथ साथ में इन कोल्स की डिमांड कम होगी, लेकिन अभी करेंटली वो हमारी नीड है। और प्रैक्टिकली भी अगर साइंस से देखें तो ये ज़रूरी है। कोई भी देश जो है 100% रिन्यूएबल आज के डेट में नहीं बन सकता अगर हम न्यूक्लियर को छोड़ दे तो वो सब चीज़ें की वजह से ऐसा होता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। अगर आपके पास में कोई सवाल है तो वो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मिलेंगे अगले वीडियो में।